हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर करुणा शंकर उपाध्याय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ऑथर भी हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर किताब भी लिख चुके हैं। इसके अलावा भी उनकी बहुत किताबें हैं। बहुत बहुत स्वागत है उपाध्याय सर आपका। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी जय बहुत हिंद बहुत सर। शुभकामनाएं। और आज बहुत कुछ है सर खास। आज वंदे मातरम का भी एक अलग और यूनिक गान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्वजारोहण से पहले भी। तो ये सब चीजें जो आज हो रही हैं, आज के देश पूरे देश भक्तिमय भाव में रमा हुआ है। सर आज कैसे आप दिन भर के कार्यक्रमों को देख रहे हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले मैं जी बिजनेस के सारे दर्शकों और देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। निश्चित रूप से किसी भी देश के लिए 80 वर्ष बहुत होते हैं। हमारी स्वाधीनता के 80 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और हम लोगों ने इस दौरान उपलब्धियों के जो शिखर पार किए हैं और उसकी भी चर्चा आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में भी आएगी। साथ ही विकसित भारत 2047 को लेकर जो एक विराट संकल्पना चल रही है, उसका रोड मैप क्या हो सकता है, उसे किस ढंग से हम पूरी तरह से चरितार्थ कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी भी कोई न कोई झांकी हमें देखने को मिलेगी। यह ऐसा अवसर है कि जब पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, जो सबसे बड़े मानव संसाधन वाला देश है, वह अपनी स्वाधीनता के 80 वर्ष को मना रहा है, तो निश्चित रूप से पूरे देशवासियों में, वो चाहे किसी भी आयुष्क्रम का हो, वह उत्साहित है और देशभक्ति से सराबोर है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन में उस ऊंचाई पर पहुंचे, उन उपलब्धियों को हासिल करे। और हम चाहते हैं सर कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों के साथ साथ जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, हम चाहेंगे कि देश का एक एक व्यक्ति इन तस्वीरों के जरिए खुद को भी रिलेट करे। आज राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनैः शनैः लाल किले की ओर बढ़ेंगे। उसमें आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और खास तौर से इस बार जो जेनजी जेन अल्फा यानी कि जो युवा पीढ़ी को लेकर एक खास फोकस हम देख रहे हैं जी, आज किस तरह का संदेश आप अपेक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से? और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं, विशेष करके जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, रूस यूक्रेन युद्ध अभी यथावत चल ही रहा है, उधर ताइवान को लेकर के कभी भी चीन आक्रामक हो जाता है, कभी भी उसे घेरने का प्रयास करता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं वो बहुत ही तनावपूर्ण और चिंताजनक है। किसी भी युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, तो यह भारत के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है। इस दृष्टि से भी प्रधानमंत्री कोई न कोई संकेत करेंगे। जहां तक जेनजी और जेन अल्फा या एकदम युवा पीढ़ी, युवतर पीढ़ी का सवाल है, तो उसकी चिंता को लेकर के भी प्रधानमंत्री जी पहले भी अपने विचार प्रकट कर चुके हैं और यह निश्चित रूप से माना जा रहा है कि लाल किले की प्राचीर से वह युवाओं को संबोधित करेंगे। शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। निजीकरण की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से चल रही है, तो उससे जो परंपरागत शैक्षणिक संस्थान है, वो चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय या विद्यालय हों, उनको एक भय भी सता रहा है कि कहीं उनके सामने कोई अस्तित्व का संकट तो नहीं आने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो एक चिंता है, उस चिंता को दूर करने का कोई न कोई संदेश आज आएगा। सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी आबादी हमारे पास है, सबसे बड़ा युवतर मानव संसाधन हमारे पास है, तो उनके सामने निश्चित रूप रोजगार और नौकरी जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि सरकारें नौकरी नहीं देती, शिक्षण संस्थान जो है आपको डिग्री देते हैं, आपके भीतर वह कौशल विकसित करते हैं कि आप अपने जीवन में स्वयं स्थापित हो सकें, स्वयं कहीं न कहीं बड़ी नौकरी प्राप्त कर सकें, कोई व्यवसाय कर सकें। तो कौशल विकास पर प्रधानमंत्री का जो जोर रहा है, वही हमारे लिए एक मूल मंत्र है, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो आप देख रहे हैं कि कम होती जा रही है,
लेकिन निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से नौकरी के लिए एक बहुत बड़ा दायरा जो है उपस्थित हुआ है। डिजिटल मीडिया की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है कि उसने नौकरी के नए नए क्षेत्र खोले हैं, लेकिन साथ ही व्यवसाय का जो क्षेत्र है वह भी लगातार विकसित होता जा रहा है। और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं कि लगातार नए नए व्यवसाय जो है आरंभ हुए हैं। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब चैनल चलाकर या अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें रख करके भी अच्छी खासी कमाई कर ले रहे हैं। जी जी। तो कमाने के तरीके लगातार निकलते जा रहे हैं और युवा पीढ़ी अपेक्षाकृत ज़्यादा सजग है, ज़्यादा पेशेवर है और वह नई तकनीक के माध्यम से अपने आप को कहीं न कहीं एडजस्ट कर रही, समायोजित कर रही है जी। और वह चुनौतियों के अनुरूप अपने आप को तैयार कर रही है। बिल्कुल। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो कुछ भी विकसित भारत के लिए चाहिए उसका रोड मैप बताते हुए प्रधानमंत्री जी युवाओं के लिए भी मार्गदर्शन करने वाले हैं और उनके भीतर कोई ऐसा जज्बा भरने का प्रयास करेंगे कि उनके भीतर निश्चित रूप से आज ये कोशिश होगी कि आपने जैसा कहा कि युवा पीढ़ी में एक नया विश्वास और नया जज्बा भरने की कोशिश की जाए। और प्रोफेसर उपाध्याय सर, ये जो शक्ति की सप्तधारा का जिक्र आज किया है, संभवतः यही थीम अब कुछ समय तक रहने वाली है। इसमें भारत सरकार की पॉलिसी मेकिंग की आप कौन कौन सी बारीकियां पढ़ पा रहे हैं? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने बहुत ही विजनरी भाषण दिया है और शक्ति की जो सप्तधाराएं हैं यही विकसित भारत तक हमें ले जाएंगी। विकसित भारत का एक प्रारूप उन्होंने तैयार कर दिया है और उसमें देशवासियों की भूमिका को भी उन्होंने, युवा शक्ति की भूमिका को भी रेखांकित किया है। हमें निश्चित रूप से अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। कृषि के क्षेत्र में हम बड़ी शक्ति हैं, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें हम पिछड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ अनाज से लेकर तैयार भोजन तक बहुत बर्बाद हो जाता है। उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी ने नई प्रौद्योगिकी जिसको कमिंग टेक्नोलॉजी कहा है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अंतर्गत उन्होंने जैसे डिजिटल इकोनॉमी की बात कही, ग्रीन इकोनॉमी की बात कही, ब्लू इकोनॉमी की बात कही, इकोनॉमी के अनछुए नए द्वार खोलने की बात कही, जिसमें कंसल्ट इकोनॉमी हो चाहे गेमिंग का क्षेत्र हो। तो जहाँ जहाँ अभी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है या जिन क्षेत्रों में अभी तक संभावनाएं नहीं देखी गई, उन क्षेत्रों में जो अपार संभावना है उसकी तरफ पहली बार प्रधानमंत्री जी ने संकेत किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर के खाड़ी युद्ध तक यह हमने अनुभव किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने इस दिशा में बहुत ज़्यादा अपना कार्य बढ़ाया है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इसके लिए भारत जो है, जो नई टेक्नोलॉजी या अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, नई प्रौद्योगिकी के साथ नई पीढ़ी की हम मिसाइलें भी बना रहे हैं। वो चाहे 12 प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइलों की चर्चा प्रधानमंत्री ने भी की, चाहे ड्रोन की बात हो तो हम 27 प्रकार के ड्रोन भी बना रहे हैं। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है वह विश्व का सबसे आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम है। उसकी मांग भी दुनिया के अनेक देश कर रहे हैं। हमें हर नई तकनीक के साथ अपने आप को लगातार समायोजित करना है, एडजस्ट करना है, अपने आप को लगातार विकसित करना है। और इन तमाम चीज़ों की तरफ जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने बहुत ही संतुलन साधते हुए अपना सप्त धारा अपनी रखी है, वह निश्चित रूप से विकसित भारत तक हमें ले जाएगी। एब्सोल्युटली। तो वो कंटिन्यूटी भी इंटेंशन में दिखाई दे रही है साफ तौर पर। 2047 में हमको नया भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है। आज शक्ति की जो सप्तधाराएं बताएं उसमें टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जरूर है तीसरा, लेकिन जो हमारा एजुकेशन है उसमें अभी कितने गैप्स हैं और क्या हम उन गैप्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई भी कर पाए या नहीं कर पाए सर? क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो गैप का आइडेंटिफिकेशन, वो फिल कब होंगे वो अलग बात है, बट आइडेंटिफिकेशन क्या सही हुआ है? निश्चित रूप से जो हमारे गैप्स हैं उसको पहचानना जरूरी है। और जो गैप्स हैं वो कहीं न कहीं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोचिंग क्लासेस जो है वह कहीं न कहीं मध्य वर्ग के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गए हैं। उनकी
अर्थव्यवस्था पर भी बोझ बन गए हैं, क्योंकि लोगों को इसी कारण से बहुत ज़्यादा एजुकेशन लोन लेना पड़ता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, महाविद्यालय खुल रहे हैं, उसको कैसे हम नई तकनीक के साथ तो जोड़ें, लेकिन 650 नई यूनिवर्सिटीज उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में बनी है। जी जी। इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर क्या आपको कोई संशय होता है या कुछ आप चुनौती देखते हैं उस दिशा में सर? निश्चित रूप से उनकी गुणवत्ता पर जो है नज़र रखनी जरूरी है। उनकी शिक्षा की गुणवत्ता किस स्तर की है वह जानना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा का भारतीयकरण भी जरूरी है, क्योंकि भारत में ही ज्ञान के प्रति, आप कह सकते हैं कि वित्त के प्रति पुरुषार्थ चतुष्टय की जो अवधारणा है, उसके कारण एक संतोष और जीवन मूल्यों की शिक्षा पद्धति भी रही है। हम लोग जब आवई संतोष धन सब धन धूरी समान पर भी काम चलाने वाले लोग रहे, तो अंतहीन स्पर्धा या अमानवीकरण की स्थितियों से बचने के लिए जरूरी है कि हम शिक्षा में केवल पश्चिम की नकल न करें, उसमें भारतीय जीवन मूल्यों, भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृति को भी स्थान दें, यह जरूरी है। दूसरी बात, नई से नई तकनीक जो हम पोस्ट टेक्नोलॉजिकल एरा में बोलते हैं कि अपने को ले चल रहे हैं, हम डिजिटल एरा में हम एक प्रकार से साइबर सिक्योरिटी और अंतरिक्ष युद्ध के दौर में पहुंच चुके हैं। तो उन सारे क्षेत्रों में भी लगातार हमको अपने को अपग्रेड करना है, अपने को अद्यतन करना है, यह भी जरूरी है। इसके लिए भी शिक्षा व्यवस्था को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, सबसे बड़ा युतर मानव संसाधन है, तो उसको विधिवत शिक्षित करना, संस्कारित करना, उसे सही दिशा देना, उसके भीतर हर प्रकार के कौशल का विकास करना, यह भी शिक्षण संस्थानों का काम है। प्रधानमंत्री जी ने जो एक परियोजना आज घोषित की है कि वह डिजिटल कोचिंग की व्यवस्था हर एक छात्र तक, हर एक परिवार तक करने वाले हैं, तो यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी घोषणा है। इसमें अगर देश के श्रेष्ठतम शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को इसमें लागू किया जाता है, इसके माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया जाता है, तो मध्य वर्ग का एक बहुत बड़ा बोझ जो है, जो कोचिंग क्लासेस के माध्यम से है, वह खत्म हो सकता है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में, उसके सुधार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में आ सकता है। तो मेरा मानना है कि यह निश्चित रूप से विकसित भारत के लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप बन सकता है कि हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। जेन जी या नई पीढ़ी जो है सबसे ज़्यादा डिजिटल कंटेंट से जुड़ी हुई है, तो अगर डिजिटल कंटेंट उसके माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से, उसके द्वारा दी गई व्यवस्था के माध्यम से सरलता से पहुंच जाता है, तो निश्चित रूप से हम नई पीढ़ी को और ज़्यादा अच्छे से प्रशिक्षित कर पाएंगे, उससे विधिवत प्रशिक्षित पेशेवर बन पाएंगे, तब वह विकसित भारत के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। इन्होंने कहा कि वह सबसे बड़ा उसका उपभोक्ता भी होगा, लाभार्थी भी होगा, और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि उस समय जो प्रति व्यक्ति आय है, जो अनुमान है कि 20 से 25 लाख रुपए के बीच में होगी, तो वहां तक हमें पहुंचना है और उसमें हर युवा को, जैसा उन्होंने आह्वान किया, उसे अपनी भूमिका अदा करनी है, अपना योगदान देना है। उन्होंने एक और बात कही है जो शिक्षा व्यवस्था से ही जुड़ा है, वह उन्होंने दिमागी नक्सलवाद की चर्चा की है कि हमने जंगलों में खत्म कर दिया, आज नक्सलवाद की समस्या लगभग खत्म है, लेकिन जो अर्बन नक्सलाइट हैं, जो दिमागी नक्सलवादी हैं, ये कहीं न कहीं नैरेटिव के माध्यम से भारत की प्रगति को लेकर, भारत की सामाजिक समरसता को लेकर, भारत में जो सांस्कृतिक एकता है उसको नष्ट करने का, भारतीय ज्ञान परंपरा के बीच में दरार पैदा करने का, भारत में जो एक संश्लिष्ट संस्कृति है, एक समन्वित संस्कृति है, उसके बीच में दरार पैदा करने का, कभी भाषा के नाम पर, कभी किसी अन्य चीज क्षेत्र के नाम पर कर रहे हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है और इसमें जेनजी या नई पीढ़ी की भूमिका बहुत ज्यादा रहने वाली है। राइट सर। प्रोफेसर उपाध्याय सर, हम पिछले जो पूर्ववर्ती जो स्पीचेस होती थी उसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को क्या संदेश दिया होगा। अब एक अच्छी चीज है कि हमने तवज्जो देना ही खत्म कर दिया है। हाँ, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम जरूर कुछ ना कुछ मैसेजिंग करते हैं, बट आज की डेट में हम ज्यादा ये देखते हैं गहराई में उतर करके कि चीन के लिए क्या कहा होगा या अमेरिका के लिए क्या कहा होगा, क्योंकि इनसे जो हमारी एक तरह से तनातनी है या जो डिस्प्लेजर है, वहां पर लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कोई संदेश दिया या ना दिया, नाम लेकर या बगैर नाम लिए। तो चीन और अमेरिका के लिए कुछ निकल पाया आज? कोई लग रहा है आपको संदेश दिया गया है? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट संकेत किया है। कुछ देश जो है प्राकृतिक संसाधनों
और क्रिटिकल मिनरल्स का प्रयोग जो है हथियार की तरह कर रहे हैं। ये किसके लिए कहा? यह सीधे चीन के लिए हाँ। क्योंकि चीन ने दक्षिण अफ्रीका से लेकर के दक्षिण अमेरिका तक अधिकांश देशों के क्रिटिकल मिनरल्स पर जो है कब्जा कर रखा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने अमेरिका के लिए भी कही कि जिनके पास नहीं है वह दूसरे के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। तो अमेरिका ने जिस ढंग से वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधन पर कब्जा किया, आप देख रहे हैं कि ईरान भी लगभग उसके लक्ष्य पर है, और भी देश हैं जैसे वो कहते हैं कि हम क्यूबा पर कर लेंगे, ग्रीनलैंड पर कर लेंगे। तो कहने का मतलब इन दोनों देशों पर उन्होंने संकेत में बड़ी ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, और उसको लेकर के भारत इसीलिए लगातार तैयार है, रणनीतिक तैयारी कर रहा है कि हम अफ्रीकी देशों में जिनके पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम कर चुके हैं समझौता, अर्जेंटीना हो, दक्षिण अमेरिकी देश हो, ब्राज़ील हो, जहाँ जहाँ क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन देशों के साथ हम लगातार कोलैबोरेशन और आदान प्रदान कर रहे हैं, उनके साथ समझौते कर रहे हैं, जिससे हमारे पास कभी भी आपूर्ति श्रृंखला या सप्लाई चेन बाधित ना हो, उसका कार्य कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछी थी समुद्र को लेकर, हाँ। तो समुद्र मंथन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मत्स्ययान जो है इस समय हिंद महासागर में 600 मीटर नीचे तक जो है जा करके वह खनिज पदार्थों की खोज कर सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत के पास 32 लाख वर्ग किलोमीटर जो है धरती है, भू क्षेत्र है, और 22 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र है जो हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो उस क्षेत्र में जो खनिज पदार्थ हैं उन पर हमारा एकाधिकार है। जैसे अंडमान निकोबार में हमने गैस और पेट्रोलियम के भंडार जो है खोज निकाले हैं, तो देर सवेर उसकी खुदाई आरंभ हो जाएगी। इसी प्रकार से हिंद महासागर क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जिस ढंग से हम खनिज पदार्थों की खोज कर रहे हैं, उसका देर सवेर हमें बहुत अच्छा फल जो है मिलने वाला है। हमारे पास एक और बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी चर्चा लगभग ना के बराबर होती रही है, वह यह है कि भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है जो तमिलनाडु के तट पर है, और जिस हमारे पास इतना ज़्यादा थोरियम है कि हम 3000 वर्षों तक पूरे देश को जो है ऊर्जा दे सकते हैं। अच्छा। थोरियम से चलने वाला पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है इस साल परिचालित हुआ है, उसमें रूस ने भी हमारी सहायता की है। तो अगर यह दिशा आगे बढ़ती है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट भी बताया कि हम आने वाले समय में 100 गीगावाट तक जो है न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे, तो वह थोरियम के द्वारा ही संभव है। तो यह हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। दूसरा, समुद्र के रास्ते से ही सारा व्यापार और सारी सुरक्षा सुनिश्चित होनी है, तो इसलिए ग्रेट निकोबार जो परियोजना है वहाँ पर हम जो बंदरगाह बना रहे हैं, अभी भी विश्व के सबसे बड़े जहाज भारतीय बंदरगाहों तक नहीं आ सकते क्योंकि गहराई कम है। अभी भी जैसे हम बड़ा जहाज अगर कहीं से आता है तो वह कोलंबो पर खड़ा होता है, कोलंबो में हम उसको 4-5 जहाज़ों में उसका सामान उतार करके फिर भारतीय पोर्ट तक लाते हैं। तो अगर दक्षिण निकोबार का या ग्रेट निकोबार का हमारा बंदरगाह बन जाता है तो वहाँ विश्व का सबसे बड़ा जहाज भी खड़ा हो सकता है, और उसमें लदा हुआ सामान हम 10 जहाज़ों में सेपरेट करके अलग अलग बंदरगाहों तक पहुंचा सकते हैं। तो यह जो सुविधा विकसित हो रही है, और उसका क्षेत्रफल सिंगापुर से ज़्यादा है, हांगकांग से थोड़ा ही कम है, तो हम सिंगापुर और हांगकांग का एक विकल्प जो है दक्षिण निकोबार में अगर तैयार करते हैं तो भारतीय नौसेना का भी बहुत बड़ा केंद्र होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र का वह एक प्रकार से प्रवेश द्वार है, मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर है, तो वहाँ हम चीन की गर्दन को भी पकड़ सकते हैं युद्ध के समय। अतः कहीं न कहीं चाहे लक्षद्वीप के से लेकर के हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे पूरे समुद्र तटीय इलाके के आसपास का पूरा विशेष आर्थिक क्षेत्र हो जो 350 नॉटिकल माइल तक माना जाता है, तो वह एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे पास है। अगर हम इन क्षेत्रों में सही मायने में खनिज पदार्थों की खोज करने में सफल हो जाते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा क्रिटिकल मिनरल्स भी जो है मिल जाए,
और हम तेल और गैस का इतना बड़ा विशाल भंडार भी खोजने में और उसका उसे निकालने में और उसका उत्पादन करने में समर्थ हो जाए कि हमारी ऊर्जा जरूरतें अनंत काल तक के लिए पूरी हो सके। और थोरियम का भंडार उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। यह कहीं न कहीं भारत सरकार भी मान रही है और पूरा विश्व उस तरफ ध्यान लगाए हुए है। पहले चीन ने पहले की सरकार मनमोहन सिंह के समय ऐसी सूचनाएं हैं कि चीन के कई जहाज जो है थोरियम हमारे समुद्र तटीय हमारे विशेष आर्थिक जोन से थोरियम निकाल कर ले गए हैं। उस पर जो हमने नियंत्रण किया है, हिंद महासागर में जो हमने अपनी नौसेना की मौजूदगी बनाई है, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भारतीय नौसेना जो मौजूद है, उससे जो है अब हम एक चेक कर रहे हैं। आप देखते होंगे बीच बीच में चीन के नौसैनिक जो अन्वेषण जहाज हैं, खोजी जहाज हैं, जो खनिज पदार्थों की खोज करते हैं, वो भी आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी पनडुब्बियों के लिए रास्ता बनाने का मार्ग जो बार बार जो जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे जी, जो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, जी जी, वो अब नेक्स्ट थिएटर, नेक्स्ट फोकस पॉइंट में होने वाला है, ना सिर्फ हमारा बल्कि पूरी दुनिया का भी। जी, निश्चित रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर के किनारे बहुत ज़्यादा देश है और सबसे ज़्यादा व्यापार जो है इसी क्षेत्र से होकर जाता है विश्व का। तो ऐसी स्थिति में जो है इस क्षेत्र पर जिसका दबदबा रहेगा वही जो है आने वाली विश्व व्यवस्था में बड़ी भूमिका अदा करेगा। चूँकि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हिंद महासागर का अधिकांश जो है हमारे नियंत्रण में आता है। भारतीय नौसेना की शक्ति को इसीलिए लगातार बढ़ाया और विकसित किया जा रहा है कि हिंद महासागर में चीन हो या किसी अन्य देश की कोई दादागिरी भविष्य में न चलने पाए। और हम हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के साथ एक प्रकार से कोलैबोरेशन कर रहे हैं, एक प्रकार से समझौते कर रहे हैं। वो चाहे मॉरिशस हो, चाहे मेडागास्कर हो, उसका अगले का आइलैंड की बात हो, चाहे इधर थाईलैंड हो, इंडोनेशिया के साथ हमने समझौता किया, म्यांमार के साथ कर रहे हैं। तो हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ, केन्या वगैरह के साथ भी कर रहे हैं। तो भारत एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र भी जो है मजबूत कर रहा है। जो आप कह सकते हैं चीन की जो मोतियों की माला है उसका जवाब हम हीरों का हार तैयार करके दे रहे हैं। हीरा अपेक्षाकृत कठोर होता है, मोती जो है कोमल होती है। तो मोती की माला को हीरो का हार जो है काट सकता है। तो भारत ने कहीं न कहीं चीन का एक प्रकार से काउंटर तैयार करने का कार्य किया है हिंद प्रशांत क्षेत्र में। राइट सर जी। और सर क्योंकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र हो रहा था, आपकी किताब में भी उसका एक लंबा चौड़ा जिक्र है, मैं चाहूँगा खासतौर से संक्षेप में आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हमारा पूरा ताना बाना और फोकस जो शिफ्ट हुआ है उस बारे में सर हमें बताइए, और कोई अगर चैलेंजेस हैं फ्यूचर के लिए तो वो भी बता दें। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के 15 महीने हो चुके हैं और इन 15 महीनों में भारत ने 15 महत्वपूर्ण हथियारों का परीक्षण किया है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय और बाद में अमेरिका ने जिस ढंग से ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला किया, तो उसके बाद यह अनुभव किया कि अगर बंकर बस्टर मिसाइल या बम हमारे पास नहीं है तो युद्ध के समय हमारे लिए एक चिंता हो सकती है। तो अग्नि 5 का एक रूप हम बंकर बस्टर मिसाइल के रूप में विकसित कर रहे हैं और उसका परीक्षण भी कर चुके हैं, जो लगभग 100 मीटर नीचे तक जो भी शत्रु का ठिकाना होगा उसको नष्ट कर सकती है। दूसरा, हमने अग्नि 5 मिसाइल को भी अब अग्नि 5 MK2 नाम दिया है, जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जिसमें हम तकनीक अपग्रेड कर दिए हैं। तो मिसाइल का वजन कम हो गया है, तो उससे उसकी मारक क्षमता जो है बढ़ गई, वो 10,000 से 10,300 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। अग्नि 6 उसके बाद आती है, उसका भी हम परीक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच में हमने पहली बार 1,500 किलोमीटर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया। हम लगातार अपना स्वयं का एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, वो चाहे क्विक रिएक्शन मिसाइल की बात हो, चाहे लेजर हथियारों की बात हो, चाहे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की बात हो। और हमने प्रोजेक्ट कुश, जिसको प्रोजेक्ट कुशा भी कहते हैं लोग, प्रकल्प कुश के अंतर्गत 3 प्रकार की मिसाइलें बना रहे हैं, जो हमारा खुद का एक प्रकार से S-400 जैसा ही है और दोनों मिल करके हर प्रकार के खतरे को नष्ट कर सकते हैं। तो उसमें एक मिसाइल 150 किलोमीटर तक है, दूसरी 250 किलोमीटर तक है और तीसरी 350 किलोमीटर तक है। तो यानी S-400 के साथ मिल करके हम आकाश NG और आकाश नॉर्मल मिसाइल से लेकर बराक 8 हो या पिचोरा मिसाइल हो, L-70 गन हो, एंटी ड्रोन सिस्टम D4 हो, लेजर हथियार हो, वहाँ से लेकर के हम
एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी बना चुके हैं, उसकी 2 मिसाइलों का परीक्षण कर चुके हैं। क्या बात है। एक AD-1 है, दूसरा AD-2 है। एक इंडो एटमॉस्फेयर में आने वाली किसी भी मिसाइल को नष्ट कर सकती है। जो AD-1 है वह 100 एटमॉस्फेयर में, अगर वायुमंडल की ऊपरी सतह पर कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है तो हम उसको वहीं पर ध्वस्त कर सकते हैं। और इस साल बंगाल की खाड़ी में इसका सफल परीक्षण करके हमने देख लिया है। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और लगातार हम निजी कंपनियों की भागीदारी इसीलिए कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए भी अब निजी कंपनियों की भागीदारी दे रहे हैं। हमने परमाणु पनडुब्बी में भी लार्सन एंड टूब्रो की भागीदारी को स्वीकार किया है। तो इस समय आप देख रहे होंगे कि दूसरे देशों के साथ मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इस समय इजराइल की बहुत सारी कंपनियां अडानी के साथ, चाहे ड्रोन कंपनी हो चाहे डिफेंस सिस्टम की कंपनियां हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। कल आपने देखा होगा कंबानी और रोल्स रॉयस ने AMCA के जेट इंजन के लिए समझौते की बात कही है। सैफरान के साथ HAL का समझौता होने जा रहा है। सर, इतना सारगर्भित आपका विश्लेषण हमेशा रहता है, इतनी गहराई में उतर करके आप अध्ययन करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं कि मन करता है सुनते ही रहें। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, सर मूलतः हिंदी के प्रोफेसर हैं, लेकिन डिफेंस पर जो सर का ज्ञान है, और आप सर की किताबें पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई में सर रिसर्च करते हैं और इस विषय के सिद्ध हस्ताक्षर हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बहुत सारी जानकारियां आपने दी हैं। हमारे सारे के सारे जो आज के हमारे मेहमान रहे, मुझे लगता है कि एक यूनिक किस्म की डिबेट हुई और मैं हमेशा बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि जी बिजनेस पर हम उन चर्चाओं का, उन डिबेट्स का स्तर लगातार बनाए हुए हैं। और आज की चर्चा में भी आपको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक खाका खींचने की कोशिश की है, उसकी गहराई में उतरकर वास्तविक विश्लेषण आपके बीच में लेकर के आए हैं। प्रोफेसर उपाध्याय, आप हमारे साथ स्टूडियो में पधारे, विश्लेषण दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। जय हिंद, नमस्कार।